खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें और उसके बाद इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ होंगे। हम सियासत और लॉ दोनों हवाले से उनसे गाइडेंस लेंगे। कुछ खबरें, जेल भरो तहरीक का क्या कोई हुकूमत को फ़र्क पड़ा, कुछ झटका लगा? कुछ आज बड़े जो लीडर हैं गिरफ्तार भी है। नून लीग अब आला अदलिया के जजेस को जो है, क्या बड़ी ये जायज़ एक तहरीक चल रही है या हमारी जो बार काउंसिल्स भी हैं और जो सहाफ़त भी है ये अब निजी ख़ानदानी डायनास्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है या नहीं? ये पूछेंगे अपने मौजूद मेहमान से। राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब जो नैब का चेयरमैन लगाएंगे उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी होगी? यकीनन आसमान को छू रही होगी। और चीन की मदद के बावजूद क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चीन हमें बचा सकता है। ये तमाम थैंक यू वेरी मच एतजाज़ एहसन साहब। मैं एक सवाल आपकी तरफ कि एक तो ये कि क्या जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है यहाँ पे वो क्या ये जो हम सहाफ़त में हों या ये जो आपकी बार काउंसिल्स हों, ये भी लगता है कि कुछ निजी मामलात में ज़्यादा होते हैं और कोई लॉ का कोई इशू तो हो तो ख़ुद ये वकील नहीं होते किसी के ख़िलाफ़, अगर वकील के ख़िलाफ़ मुकदमा हो। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो खैर एक वकील की अपनी स्वार्दीद है, वो कोई मुकदमा ले या ना ले, ये किसी को फोर्स भी नहीं किया जा सकता। कोई कहता है मैं आज सारा दिन ही नहीं मुकदमा लेता, वो अदालत के बाइकआउट या स्ट्राइक करना और बात है, पर ये एक अपनी मर्जी है। इसमें अगर वो सोचते हैं बुकरा के फलां का मुकदमा नहीं लेना तो ये दुश्वारी तो आएगी, पर इस पे कोई कानून की मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को कि आप मुकदमा जरूर लें, वकील के खिलाफ ही हो जाए। एथिकली गलत है, पर इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ठीक कि आपके पास जो साइल आ रहा है उसका मुकदमा आपने करना ही है, चाहे आप बीमार हो चाहे किसी और वजह से हो, आपने करना ही है। मजबूरी नहीं क्या बनाई जा सकती। दुरुस्त। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतजाज़ साहब, गुजारिश है, आपने रहनुमाई फरमाई थी कि अगर 2 असम्बलियाँ तहलील हो जाए पंजाब और यूपी के 90 रोज़ में पाबंद है, लेकिन जब सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं वो तशरीफ़ नहीं लाते, लाहौर हाई कोर्ट हुक्म फरमाती है वो अमल नहीं करते। आज इलेक्शन कमीशन मुशावरत करता है और अटॉर्नी जनरल कहते हैं ना आप सदर के पाबंद है, ना 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। तो इसमें असल फैक्ट कानून क्या कहता है? बड़ा कंफ्यूज सी सूरत हाल है। इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि इसमें तो मेरा ख्याल है अब कोई शक की बात रह नहीं गई और इत्तफाक करते हैं वो जो ज़्यादातर नून और पीडीएम के बुकरा भी कि 90 दिन 90 दिन है, 90 दिन 91 दिन 90 दिन नहीं है। और मसला ये कि उससे इक़दाम कोई नहीं उठाए इस हवाले से, लेकिन ये इतराफ़ अक्सर इलेक्शन कमिश्नर के जानिब से जिस तरह बयान आते हैं और जो खतूत वो लिख रहा है वो ये नहीं कह रहा कि 90 दिन से मैं आगे जा सकता, वो कह रहा है कि ये ये डेट अपॉइंट कौन करेगा। अब ये तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही गलत लॉजिक है। आप देखें कानून में अगर 2 चीजें एक आइन में, और अभी मैं वो सेक्शन 57 की तरफ नहीं जाता, कोई जरूरत नहीं उसके इन्वोक करने के लिए। आप आर्टिकल 105 को देखते हैं, उसमें लिखा है इम्पेरेटिवली नॉट मोर देन 90 डेज में इलेक्शन होंगे। और जब आप देखते हैं आर्टिकल 218 की तीसरी शिक को, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि ये इंतजाम सारा करना, ये सारा इंतजाम करना ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। और आर्टिकल 220 कहता है कि सारी एग्जीक्यूटिव और इंतजामी जो इदारे हैं वो मातहत होंगे और वो हुक्म पर इनके ऑर्डर के मुताबिक काम करेंगे इलेक्शन कमीशन। एक चीज और अर्ज कर दूं, ये कहा जाता है और कहा जा रहा है
कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये तो एक सूबे की इलेक्शन है। आइन में लिखा है कि जब कोई जनरल इलेक्शन हो न कौमी असेंबली के लिए या सूबाई असेंबली के लिए, ये लिखा, जब कोई जनरल इलेक्शन हो कौमी असेंबली के लिए या सूबाई असेंबली, तो सूबे की भी अगर सारी सीटें असेंबली डिसॉल्व हो और वो इलेक्शन हो तो वो जनरल इलेक्शन कहलाएगा। अब जनरल इलेक्शन के बाद उस सूबे में जो सरकारी मुलाजमीन है वो वफाकी है, वो सूबाई है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। और वो जिस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर था सरदार मनोहर सिंह गिल इंडिया में, उसने प्राइम मिनिस्टर को देरू गाडा को वो एक पूजा पे जाना चाहता था। उसने कहा आप पूजा से मैं नहीं रोक सकता, आप जाओगे, आधे घंटे की एयरपोर्ट से रास्ता है, वहाँ 15 मिनट आप रहोगे, आधे घंटे में आप वापस आओगे, आपके साथ ना कोई वजीर होगा, सफीर होगा, ना कोई कैंडिडेट का जो जिस हल्के में हो रही थी ना उसका कोई नुमाइंदा होगा, यूं जाओगे यूं आओ। उसने टाइम लिख के भेज दिया था। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद डेट ले सकता है, मुनरफ है ये आइन से। मैं ये इसलिए कहता हूँ, इससे 3 का एक, अगर प्रेसिडेंट ने आपको खत लिख दिया है कि आ जाओ, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द फेडरेशन, आप कितने क्या ग्रेड 22 से ऊपर ग्रेड 23 जो ग्रेड 27 के अफसर हो कि आप कहते हो कि मैं नहीं जाऊंगा, हम नहीं जाते। 500 इलेक्शन कमीशन के अफसरान को वहां खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये इज्जत है वफाक की, ये मेरी आपकी इज्जत नहीं, ये सदर की इज्जत नहीं, ये आरिफ अलवी की इज्जत नहीं, ये वफाक के, ये प्रेसिडेंट की इज्जत है। आप मशवरा ना करें, हालांकि वो मशवरा 57 पे मैं आता हूँ, वो मशवरा आप ना करें, आप जाके उनसे बात करें। तो आप कोई इतनी ये मुझे समझ नहीं आती क्या इनको तकलीफ होती है, और इन्होंने रट बना ली है, ये जानिबदार हो गया ये बड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, ये एक और मुझे नहीं समझ आती, जी जी सारी साथ ये बात मुझे समझ नहीं आती जी सर, कि ये पीडीएम को, ये इस गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, कितना खजाना मिल जाएगा 90 दिन की अपोज करके। वो 90 नहीं तो 92 दिन में हो जाएगी, 95 दिन में हो जाएगी, 110 दिन में हो जाएगी, वो होगी, इलेक्शन होगी। और वैसे मैं कह दूं वो 90 दिन के अंदर होगी, अभी भी होगी। 90 दिन से एक दिन नहीं ये बढ़ा सकता, वरना ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने सबसे ज्यादा रुकावट डाली है कि खत लिख रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को कि सूबे के गवर्नर एक नहीं मानता, दूसरा नहीं मानता। भाई केपी की ने तो खुद डिसॉल्व की है, वो क्यों नहीं मानता? ये बिल्कुल मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये पीडीएम ने इमरान खान का एक हवाई बना दिया है। कितना बड़ा उसको वो लगता है ये सारे डरे हुए हैं। वो बोलती है मरियम औरंगजेब साहब, वो इस तरह तुम अरे भाई आपके ज़हन पे सवार हो गया। मरियम नवाज शरीफ जब बोलती हैं, ये इसको इतना बड़ा हवा बना दिया है मेरे हमसाये को कि ये वो सारे लोग, आप कॉन्फिडेंस जितना आया हुआ है इनके वर्कर में, हमारे वर्कर में तो वो इसका कॉन्फिडेंस इस तरह नहीं आ रहा। तो ये क्या राना सनाउल्लाह और वजीर आजम ये सोचते नहीं है कि इसने और मरियम औरंगजेब कि ये सारी एक स्ट्रैटेजी शिकस्त खुर्दा है। मैं आपसे अर्ज करूं, अव्वल ये 90 डेज है, और इसकी बैकग्राउंड है भट्टी साहब। बैकग्राउंड ये है कि याहिया खान ने 3 साल पहले, बल्कि 2 साल पहले क्या किया था, उसने 1969 में मार्च में मार्शल लॉ लगाया और इलेक्शन ही नहीं कह दिया पहली तकरीर में मैं इलेक्शन कराने आया हूँ, आई हैव कम हियर टू होल्ड इलेक्शन। उसके बाद इलेक्शन ही ना कराया, मुतालबा कर रहा है ईस्ट पाकिस्तान भी वेस्ट पाकिस्तान भी। इलेक्शन कराया तो 2 साल बाद 7 दिसंबर 1970 को। अब
अब हम ये ब्लॉक करना चाहते थे 1973 में जो आइन बनाया जा रहा था, वो नहीं चाहते थे कि ये सदर की या इलेक्शन कमिश्नर की या किसी की ख्वाबदीद हो कि जब चाहे वो इलेक्शन कराए, पोस्टपोन करे। एक दफा पोस्टपोन भी कर दिया, डेट देख। फिर जब इलेक्शन हो गया तो दूसरी बात है, बड़ी दिलचस्प। फिर अब याह्या खान असेंबली नहीं बुलाता था भाई, वो MNA फिर रहे हैं, MNA होके कभी पर्ल कॉन्टिनेंटल में जा रहे हैं, कभी दूसरे होटल में इधर उधर बात, और इसी तरह ढाके में, और ये असेंबली नहीं बुला। अब उसके लिए भी इसे 7 मार्च 1971 को याह्या ने बुला लिए सर, और उसका इजलास फिर मुलतवी कर दिया। और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान, फिर वो मुफ्ती बाहिनी वगैरह बाहर निकल आए, फिर इनको आर्मी एक्शन करना पड़ा, मुजीब को गिरफ्तार करके ले आए, मुल्क टूट गया। इस पर आइन इस निगाह से देखता है। आप वो डिबेट पढ़ें जो डिबेट हुई है इन सेक्शन पे, इन और जो तो इसको फायदे करने से आइन को वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये 90 दिन हमने मैंडेटरी रखना, इससे कोई गुंजाइश नहीं है, और वो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर्स रिफ्लेक्ट करता है। और वो 90 दिन इसलिए रखे कि याह्या खान ने गैर मुअय्यना तौर पे उनको मुलतवी करता था। अब आगे इसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो भी टाइट शेड्यूल के तहत। आइन कहता है आर्टिकल 90 क्लॉज 2, वो कहता है कि पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st day after the election. Parliament shall meet on the 21st day after the election unless sooner summoned by the president. 21वें दिन से आगे नहीं जा सकते। अच्छा, आइन तो इस हवाले से आपने वजाहत कर दी एतजाज साहब। मैं एक और आपसे सियासी सवाल करना चाहता हूँ, और वो है ये जो जेल भरो तहरीक है, पहले भी आप इसकी वजाहत कर चुके हैं कि ये कोई इफेक्टिव तरीका है प्रोटेस्ट का, इससे कोई फर्क पड़ेगा या एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है? नहीं, मुझे तो कोई इतनी एक्सरसाइज नहीं लगती, और बड़ी अजब वक्त पे कर रहे हैं कि अगर वो आपको और सबको, आपके लीडर्स को और आपके जो कैंडिडेट्स हैं, लोकल कैंडिडेट, उनको वो उठा के अंदर कर, वो उनको अंदर कर दे, वर्कर्स को गाड़ियों में, बसों में बिठा के 50 मील दूर शहर के बाहर छोड़ दें, और कैंडिडेट आपके अंदर हो जाए, और साथ वो ये ऐलान हो जाए इसका ये जो इलेक्शन का, आप सारे बंदे अंदर होंगे इफेक्टिवली, और आप बाहर इलेक्शन हो रहा होगा। और ये इस किस्म की तो वो चाहती है नून लीग, तो इस किस्म की वॉक ओवर, इसमें जो मुझे नहीं समझ आती कि ये गवर्नमेंट को क्या मिलेगा। ये 90 दिन की मियाद से लड़के कितने दिन मिल जाएंगे? ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, वरना या मार्शल लॉ लगा हुआ हो। अच्छा सब नहायत एहतराम से, एक तो लीगली पोजीशन आपने बारहा पहले भी रहनुमाई फरमाई, लेकिन हुकूमत तो इसको मानती नहीं। इवन के वजीर कानून साहब फरमाते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, 90 दिन से जितना मर्जी आगे ले जाए, कानून बता दी। लेकिन अगर ये डिक्टेटरशिप में होता कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराते, लेकिन ये जमहूरी दौर में हो रहा है, तो आप एक पॉलिटिशियन भी सीनियर है, क्या ये अफसोसनाक बात नहीं है कि डिक्टेटर तो 90 दिन के लिए आते हैं, 11 साल जाते हैं, लेकिन जमहूरी दौर में भी इलेक्शन ना हो तो ये जमहूरियत पे सवाल नहीं होगा? सर, ये इंप्रेशन पड़ रहा है कि 11 जमातें जिसमें हमारी पार्टी उसके साथ है, वो भाग रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान पता नहीं वो जायंट किलर आ गया है, और वो क्या कर देगा। वो जितना भागते हैं ये हम दूर, और कोई ज्यादा ले जा भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये मामला गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहना 90 दिन में आप इलेक्शन कराओ जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जाओ, एंड आप शेड्यूल के लिए टाइम थोड़ा रह गया। गवर्नमेंट का तो देखें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी आज, साथ बैठे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब कहते हैं कि उनका पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है,
तो पाकिस्तान में कोई उनका वो फाइनेंशियल स्टेक नहीं है, उनका कोई कारोबार नहीं। उनका जो कारोबार है बाहर है, और बेटों ने बड़ा उस कारोबार में बरकत डाली है अल्लाह ताला ने। और अच्छा, अब अगर आपका कारोबार सारा बाहर है और आप फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इसका मतलब है जब आप डॉलर की कीमत डिटरमिन करते हैं या मार्केट को करने देते हैं या डॉलर को ऊंचा जब लेके जाते हैं, तो आपके असासे बढ़ते हैं। भाई साहब, हमारा रुपया तो, हमारी जेब में तो रुपया है, वो कम होता जा रहा है। आप फाइनेंस मिनिस्टर किस जवाब से बैठे? आप पे तो क्रिमिनल केस बनता है फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज ही कैन मैनेज द करेंसी वैल्यू और उसके अपनी जात फायदा। डॉलर अप, डार अप, पाकिस्तान डाउन, डॉलर डाउन, डार डाउन, पाकिस्तान अप। ये तो ये इतनी डिटाई से ये बैठे हैं। किसी ने मुझे कहा कि ये तो भाग गए हैं, मैंने कहा पता नहीं, लगता तो शायद इसी तरह ही है। ये तो he can't be saved from prosecution। अच्छा इत्तेजाज साहब, ये जो आपने बात की और आप बड़ी बेलाग बात करते हैं, ज़ाहिर है आपकी पोजीशन और हैसियत भी यही है, लेकिन ये फरमाइए कि फिर यही तो लगता है कि जैसे जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई हमारे लयपालक हैं, कोई हमने गोद लिए हुए हैं कि जनाब जो इलेक्शन कमिश्नर साहब भी जो है वो किसी की मुबैना तौर पर किसी की निजी जो मर्जी पर ही चल रहे हैं। जो जिस तरह से आपने कहा, क्या ये तअस्सुर दुरुस्त है और ये बावर करने में अवाम हक बजानब है या ये गलत तअस्सुर है? नहीं, ये तअस्सुर दुरुस्त है। ये तो बहुत अब तो हद ही कर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को इस तरह दे बाकी से लिख के। आप सदर को का एहतराम हमारी सबका एहतराम है। सदर गलत है, आप जाके उससे कंसल्टेशन करें, मिले और कहे सर साहब आपका नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं आइन नहीं मुझे इजाजत देता, और आप उसके ना माने। पर ये कि आप बड़े अच्छा इत्तेजाज साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़े वक्त में ज्यादा इस्तिफादा आपसे हो सके। अगर आपकी मर्जी का जज फैसला ना करे तो उसकी वीडियो लीक कर दो, उसके पीछे बार कौंसलें लगा दो, 5 मेरी तरह के साफी लगा दो, शरीफ आदमी चला ही जाएगा। तो ये जिस तरह लगता है कि बड़ा इफेक्टिव तरीका है और इससे तकरीबन बड़े जो रियासती एहलकार हैं वो लगता है कि उन्हें इसका असर हो जाता है, या ये भी मेरा तअस्सुर गलत है? नहीं हो जाता है बिल्कुल। आपको एक चीज मैं बताऊं, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने किया है वो उसने अदलिया का तो जनाजा निकाल दिया, अदलिया का जनाजा निकाल दिया है। और ये जनाजा अदलिया का जनाजा है, बड़े धूम से निकले, उर्दू का जनाजा है, बड़े धूम से जनाजा निकाल दिया। जब उसने कहा है एक विद वन स्ट्रोक ऑफ द ब्रश कि हमारे खिलाफ जिन जजों ने फैसले दिए हैं या हमारे खिलाफ जिन जजों ने कार्रवाई की है वो हमारे केस न सुने, वो हमारी सारी पार्टी का केस ही न सुने। मुस्लिम लीग नवाज कोई अलहदा रियासत हो गई है, कोई सुपरा क्लास हो गई है। तबका जो रोम में होता था रोमन का, और उनमें आगे जो उनके प्रेटोरियन गार्ड थे, ये प्रेटोरियंस हो गए। इनकी अलहदा ये जिंदगी, इनके लिए जुडिशरी अलहदा हो। सब राना सनौला वज़ीर दाखिला ट्वीट करते हैं, ये 2 जज हमारी केस ना सुने, डिक्टेशन दे रहे हैं जज साहबान को। और दूसरा जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करें। थोड़ी सी बात आपको सुनाना चाहता हूँ और आपकी रहनुमाई चाहता हूँ कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और मौजूद अदलिया के लिए किस मुश्किलात बना रहे हैं। जी इतराब साहब जरा सुनाए इतराब साहब को। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई भी केस वो एजाज अहसन साहब और मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास ना लगाया जाए कि वो लोग जो हमारे खिलाफ एक जहन रखते हैं। बिल्कुल वाज़ेह हमारा मौकफ है कि, और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी सदा करते हैं कि काइंडली हमारा कोई केस इन 2 जज साहबान के सामने ना लगाया जाए। एक बेंट ऑफ माइंड है, एक नजर आता है कि ये हमारे मुखालिफ एक जहनियत रखते हैं। क्या अदालतें सिर्फ PMLN को विक्टिमाइज करने के लिए
रह गई हैं और ये चंद जज साहिबान हैं जिन्होंने पूरे अदालती निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। अदलिया को न्यूट्रल होकर दिखाना पड़ेगा, गैर जानिबदारी का सबूत देना पड़ेगा, ऐसे मामला आगे चलेंगे नहीं। एक इदारे का सहारा लेके इस मुल्क में सियासत की कोशिश की जा रही है जिसकी राह में हम इंशाल्लाह रुकावट बन के भी खड़े होंगे और आपको चंद जजेस जिन्होंने पूरी जुडिशरी पे सवालिया निशान लगा दिए उनका सहारा लेके सियासत नहीं करने देंगे। अच्छा एतजाज साहब, अब हम कहां से लाएं? बहुत याद आ रहे हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, ये जो जस्टिस कयूम मलिक साहब थे। और एंड लुक एट द लैंग्वेज, ये इसका मतलब ये है कि ये इदारे कोई जाती मुलाजमत कर लें किसी की, क्या करें? हमें कोई बताएं हल इसका। नहीं, ये तो खुद बड़ा ये जो अता तारर है, ये कोई साल डेढ़ साल पहले तो बड़ा नरम गुफ्तगू और नरम गो था और बड़ी आदमी से बात करता था। खबर नहीं इनको, ये जब से हुकूमत में आए अब तकरीबन उसको साल होने लगा है, अप्रैल में ये आए हैं पिछले। अब ये नहीं समझ आती कि इनके लहजों में कोई एक तय कमाना बात क्यों, धमकियाँ क्यों आ गई हैं इनका वो मलिक कयूम साहब से नहीं, ये इनकी निस्बत जज सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान जनाब रफीक तारड़ साहब से है। और अब इसमें भी इस नौजवान की जबान पे भी इतनी तलखी क्या हुआ गई। कभी किसी ने कहा कि ये क्लास ऑफ जजेस है, वो एक जज पे आप इल्जाम को या इस तरह कर सकते हैं कि जनाब आप अकेले एक साहब जो बैठे हुए हैं या दो साहब जो बैठे हुए हैं, आप हमारा केस मेरा केस इसलिए ना सुने कि वो आप कोई पर्सनल बात हो। ये एक क्लास बना दी है, ये डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास कि एक आधा वो जुडिशरी है जो मुस्लिम लीग नवाज के केस ही नहीं सुन सकती और आधी वो जुडिशरी है जो मुस्लिम लीग नवाज की मरहून है या उनसे उनके ताल्लुकात है या उन पे उनको एतमाद है। ये मुस्लिम लीग नवाज ने सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा खराब किया, इस पे हमला भी किया और निकल गए। इन्होंने आप देखें कि इन्होंने 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये ले गए सेनेट में। अब इनका क्या था, जजेस का क्या ताल्लुक था सियासत से या सियासी जमात से? वो रिटायर हुए तो उनको ले गए सेनेट में, 6 साल सेनेट में सेनेटर बना दिया। फिर इन्होंने एक जज सुप्रीम कोर्ट को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। उन्होंने कहा मैं सेनेट में नहीं जाना चाहता, मुझे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाओ। क्या इल्म है क्रिकेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज को? उसको पता है सिली मिडॉन क्या होती है, थर्ड मैन क्या होता है, शॉर्ट गली क्या होती है, लॉन्ग ऑफ क्या होता है, पॉइंट सिली पॉइंट क्या होता है और पॉइंट क्या होता है, उसको कुछ पता है? उसको लगा दिया। एक जज साहब को सदर बना दिया, एक जज साहब को दूसरे जज साहब को फिर सदर बनाने की कोशिश की, वो आसिफ जरदारी साहब से हार गए। फिर आपने उनको गवर्नर बना दिया दिन का। अब ये इन्होंने बड़े टैक्टिकली मूव किए हैं। अब ये कह सकते हैं कि इन जजेस के पास आप लगाएं हमारे केस, इन जजेस के पास ना लगाएं। अदलिया को दरमियान से काट दिया तलवार के साथ, दरमियान से। और साहब एक रहनुमाई चाहूंगा, आपको ये मोहतरम यकीनन पता होगा, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस में जब शहबाज शरीफ फोन करते थे जस्टिस कयूम साहब को, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कि इतनी सजा दो, वो तरीका ठीक था कि जज साहबान को तो अब इज्जत बचाना मुश्किल हो रही है जो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मोहतरम जज साहबान साहब के बारे में। क्या ऐसे में अदालत इंडिपेंडेंट फैसला कर पाएगी या दबाव रहेगा? आप क्या समझते हैं? नहीं जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये जाए ना अभी सुप्रीम कोर्ट, ना इनको 90 दिन पूरे 91 दिन नहीं करने देना सुप्रीम कोर्ट ने। आई एम श्योर आइन इतना क्लियर है, नॉट लेटर देन 90 डेज। फिर आइन कहता है गवर्नमेंट बनेगी नॉट लेटर देन 20, और बल्कि कहते हैं ऑन दी 21st डे पार्लियामेंट शैल मीट अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखो पार्लियामेंट की उन्होंने आइन में डेट अपॉइंट कर दिए और उस दिन भी क्या होगा, पार्लियामेंट शैल इलेक्ट द स्पीकर, द डिप्टी स्पीकर
and without any further business, it shall elect the Prime Minister. तो 21वें दिन आपकी गवर्नमेंट पुगरी हो, ये जो बेज़रर और दंग टपाऊ वो जो वो बैठाए हुए केयर टेकर, उनसे लेके हुकूमत वापस दी जाए पब्लिक के नुमाइंदगान को। ये आइन का है मामला, इसमें लंबी चौड़ी बात होनी नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले दिन जब डिसोल्यूशन हुई है उसको मीटिंग बुलानी चाहिए थी, शेड्यूल बनाना चाहिए था, शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था उसको। और 90 दिन में अगर असेंबली डिसॉल्व अपनी मियाद पूरी करके होती, यानी कोई सरप्राइज ना होती, मियाद पूरी करके होती, तो फिर 90 दिन में नहीं, फिर 60 दिन है, क्योंकि ये तवक्को की जाती है कि वो इलेक्शन कमीशन तैयार हो रही है, उसको पता है कि ये इस दिन तो डिसॉल्व हो जाना है असेंबली में। ठीक, साहब ये आई हेट टू स्टॉप यू, जब आप बोलते हैं तो ज़माना सुनता है मगर वक्त की कमी। बहरहाल आपने बहुत हमें गाइड किया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने सुना एतजाज़ अहसन साहब की बेलाग राय। और अब एक ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं भट्टी साहब आपसे भी कुछ पूछूंगा और शायद हम वहाँ भी भट्ट साहब हमारे साथ होंगे, वहाँ से जो ये जेल, जिस जेल में भी लीडर हैं वहाँ से हम उनसे रिपोर्ट भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें लाहौर के ब्यूरो चीफ जनाब शहजाद भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। भट्ट साहब, एक तो ये बताएं कि कहाँ शिफ्ट किया गया, जो लीडर अरेस्ट हुए थे इस वक्त आप कहाँ पर हैं और क्या सिलसिला है और क्या ज़रा मंजरकशी तो फरमाइए। जी काजी साहब, आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक अजीब सी सूरत हाल रही है सारा दिन। पहले माल रोड था, चेरिंग क्रॉस था, चेरिंग क्रॉस के बाद कायदीन ने गिरफ्तारियां दी जिनमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन शामिल हैं। एक लंबी फहरिस्त है, 200 की लिस्ट जो थी वो पीटीआई ने जारी की थी कि आज पहले राउंड में वो 200 अफराद गिरफ्तारी देंगे, जबकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने से जब इनकारी हुए तो ये गाड़ी में बैठे और गाड़ी की छत पर पुलिस वालों के सामने जब आके बैठे तो उसके बाद फिर पुलिस का जो था निज़ाम जो था, वो सारा सिस्टम जो था, प्लान था, वो फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने गाड़ी वहां से माल रोड से चलानी शुरू कर दी। बिल आखिर ये कैंप जेल पर आकर ये गाड़ी खड़ी हो गई जिसमें कायदीन और वर्कर शामिल थे। बाद कैंप जेल ने लेने से इनको इनकार कर दिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट लखपत जेल से एक स्टेप में पीछे हूँ, जो पिछला चौक है वहां पर मैं इस वक्त लाइव खड़ा हूँ। और जो गाड़ियां हैं, ये काफिला शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन की गाड़ियों का काफिला जो है ये अभी 1 मिनट पहले मेरे से गुजर कर कोट लखपत जेल की तरफ गया है। यहाँ पर मैं आपको खबर देता जाऊं कि कोट लखपत जेल में जब ये गाड़ी पहुंचेगी और हमारे जो जेल जराए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि इनको यहाँ रखा जाएगा और बाद कुछ ही देर बाद इनको पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी काजी साहब। अच्छा भट्ट साहब, मैं जो समझाऊँ, आप फरमा रहे हैं कि इन्हें पंजाब की मुझसे मतलब दूर दराज इलाके इस लाइक डेरा गाजी हाँ अटक इस तरह भेजा जाएगा, इस तरह फरमा रहे हैं। जी काजी साहब, जी अपना भट्टी साहब, इनको लाहौर कैंप जेल और कोट लखपत जेल में जो सुपरिटेंडेंट है उसका कहना है कि हमारे पास आगे ही जगह बहुत कम है लिहाजा हम नहीं रखते। वो एक डाकट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये डाकट बनाकर वो आगे फॉरवर्ड किए गए हैं। ये पुलिस हुकाम को, डीसी लाहौर को भी उन्होंने भिजवाया है कि हम इतने अफराद को कोट लखपत जेल में नहीं रख सकते, लिहाजा मियाँ वाली जेल है, साहिवाल जेल है, मुल्तान जेल है और इनका एक लंबा सफर जो कायदीन का जो शुरू होने वाला है। अब ये नहीं है कि इन्होंने गिरफ्तारी दी है और यहाँ पर आके कोट लखपत जेल में ये रात सोएंगे। ये जो कायदीन और वर्कर्स हैं ये अब सारी रात सफर करेंगे और ये सफर, किसी का सफर जो है वो साहिवाल का शुरू हो जाएगा, किसी का जनाब मुल्तान का और किसी का पिंडी का सफर शुरू हो जाएगा। मेरी जरा रहनुमाई फरमाइएगा। मेरी इतला के मुताबिक पूरी पंजाब की 55,000 की कैपेसिटी ऑलरेडी 80,000 है। मियाँ वाली जेल में भी कैपेसिटी से ज्यादा लोग हैं। क्या ये इन जेल वैगनों में टॉर्चर करना चाह रहे हैं, तब परेशान करना चाह रहे हैं पीटीआई की क़यादत को, हुकूमत को? इस किस्म की पॉलिसी लग रही है जबकि हर जेल में जरूरत से ज्यादा कैदी हैं।
दुरुस्त बात है। जेल के आला हुकाम जो हैं उनसे हमारी सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने पहले ही गवर्नमेंट को यह बात कह दिया था, लेकिन अब चूंकि FIR का इंदराज और गवर्नमेंट की तरफ से वारंट बनने के बाद जेल हुकाम पाबंद है कि उनको रखा जाए। मेरी अभी कोट लखपत जेल के हुकाम से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये VVIP जो अफराद हैं वो इस गाड़ी में बंद हैं, जिनमें असद उमर और दीगर अफराद अहम अफराद हैं। हम इनको प्रोटोकॉल इस वक्त नहीं दे सकते, ना हम इनको रख सकते हैं, लिहाजा इनको दूर दराज की जेलों में भिजवाया जा रहा है। जी अच्छा शहजाद साहब, जरा मैं इसके बाद काई साहब पूछेंगे, अमूमन सियासतदान या वर्कर जेलों से डरते हैं, खौफजदा होते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। हमने उनके मुस्लिम लीग नून की जो पता नहीं जेल बचाओ थी वो भी देखी, एक वजीर था उसने घर से कहा मुझे रेड कर लो। जब आपने देखा कि आज सारा दिन क्या मनाजर देखे, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, आदम स्वाति और दीगर कायदीन, उमर सरफराज चीमा साहब, क्या ये अपनी मर्जी से है या थोड़े से डरे हुए लगे थे? उमर खौफ होता है ना पुलिस को, पता नहीं टॉर्चर करे क्या करे, आपने क्या मनाजर देखे? भट्टी साहब, माल रोड एक सबसे लाहौर की मेन जगह है और ये जेल रोड पर मरकजी सेक्रेटेरिएट का दफ्तर है। 7 दिन के लिए दफा 144 का नफाज गवर्नमेंट ने किया हुआ है, उसमें कुछ मखसूस जगह रखी हुई है, पूरा लाहौर नहीं है। जहां पर दफा 144 का नफाज है वो गुलबर्ग है, माल रोड है, सेक्रेटेरिएट है। ये वो जगह है जहां पर जब ये प्रोटेस्ट किया जाएगा तो 144 का उन पर नफाज होगा। आज जोक दर जोक जो अफराद थे वो यहाँ पर मौजूद थे। अब जो पुलिस की हिकमत अमली थी कि अफराद कम होंगे, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये कुछ आएंगे, हम कायदीन को गिरफ्तार करेंगे, और बाद अज़ां जो वर्कर आए होंगे उनकी बाज़ाब्ता फुटेज बनाई गई। वो फुटेज को रात को उन्होंने FIR देनी थी और उस FIR के बाद उन्होंने उनके घरों पर रेड करना था। इस तरह वो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर कर उनको उनकी खवातीन के सामने गिरफ्तार करना था। ये थी प्लानिंग गुज़श्ता रोज की। लेकिन जब आज वाकया शुरू हुआ है तो अवाम जो थे वो उनकी तादाद ज्यादा हो गई, जिस पर पुलिस का जो निज़ाम जो था वो धर्म भरम हो गया। फिर एक CCP लाहौर के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें उन्होंने फिर ये फैसला किया कि जितने भी अफराद हैं उनको गाड़ियों में डालकर आप जेलों की तरफ शिफ्ट कर दे, उनको लाहौर की कोट लखपत जेल और कैंप जेल की सैर तफरी करवाएं। जब ये अफराद कैंप जेल चले गए गाड़ियों में बैठकर, उसके बाद माल रोड पर पुलिस ने अपनी 4 गाड़ियां खड़ी की और स्पीकर पर यह कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई गिरफ्तारी देने वाला है तो वो यहाँ आए और आकर इन गाड़ियों में बैठे। जब ये अफराद PTI के वहां से जा चुके थे। इसके साथ साथ जो अंजुमन ताजरान है वो माल रोड के, उन्होंने भी आज प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने ये सेकंड मौकफ उनका ये है कि हमारी दुकानों का हमारा कारोबार तबाह आगे ही हुआ है। तो इस हालात में ये जो प्रोटेस्ट है, या तो गवर्नमेंट इनको पाबंद सिलासिल करे या ये हमारे मसाइल तय करे, हमारी दुकानों का और हमारी ताजर बरादरी का भी नुकसान हो रहा है। जी भट्टी साहब। अच्छा, मैं ये समझने में यानी हक जानब हूँ कि इमरान खान का, उनकी पार्टी और उनका वर्कर मोबिलाइज हुआ है। जी काजी साहब दुरुस्त कह रहे हैं। जो तादाद थी, जो पुलिस का था ख्याल, जो हमारा भी ख्याल था कि आज जो है वो 150-200 अफराद आएंगे, क्योंकि PTI ने लिस्ट जारी कर दी थी 200 अफराद की। उन्होंने कहा था कि आज पहले मरले में लाहौर से गिरफ्तारियों का जो फर्स्ट डे है, इसमें 200 अफराद जो हैं वो आएंगे और गिरफ्तारी देंगे। इस पर बात खत्म हो गई थी। लेकिन जब 200 अफराद ये गिरफ्तारी वाले लिस्टों वाले आए हैं, उनके साथ कायदीन की, बड़े कायदीन की तादाद जब ज्यादा हो गई तो फिर अवाम का एक जम्मे कफीर इकट्ठा हो गया। फिर माल रोड पर जो है वो रश हो गया, फिर ट्रैफिक बंद हो गई। फिर बिल आखिर इनको गाड़ी में बैठाकर लाहौर की जो है वो चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब इस वक्त ये कोट लखपत के करीब ये काफिला जो है सारे लाहौर को घूमता अच्छा भट्ट साहब, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ मैं अहम चीजें और आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो ये कि पुलिस का लगता है कुछ रिलक्टेंट लगती थी पकड़ने में, और कुछ क्या कोई इस्तीफों की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है पुलिस में, या ये र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं? नहीं काजी साहब, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो अनएक्सपेक्टेड है। जो पुलिस का ख्याल था कि ये चले जाएंगे, हम अफराद को पकड़ लेंगे और रात को FIR का सुकून से इंदराज करेंगे, बाद हम इनके घरों में रेड करेंगे, वो काम तो बिल्कुल उलट हो गया अफराद की ज्यादा होने की वजह से। इसके साथ साथ जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि जो PTI के वर्कर हैं उनको बसों में भर दिया गया है और उनको लेकर कोट लखपत जेल और कोट लखपत जेल के बाद पंजाब की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। जी
आपने कुछ पूछना मजीद? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मेहनत की, स्पॉट पे रिपोर्टिंग की भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भट्टी साहब, अब ये इत्तेजाज अहसन साहब की तो आपने राय सुनी है, लेकिन ये है कि इमरान खान का वर्कर मोबिलाइज तो हो रहा है। काजी साहब, जितना जितना इमरान खान को दबा रहे हैं उसकी मकबूल, वो जो हवा वाली बात है उस पर जरा बताएं। ये जो इत्तेजाज साहब कह रहे थे हवा बना दिया। देखिए, इन्होंने इमरान खान अपनी मुसलसल जद्दोजहद से इतनी फसातियत जो अब दिखा रहे हैं कि डिक्टेटर दौर में भी नहीं, 15 साल से जमहूरियत है। तो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, असद उमर सेक्रेटरी जनरल है, आदम स्वाति सेनेटर हैं, आगे टार्चर हुआ है। इतनी सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार, भाई अगर ये पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाह रही तो प्रीजन वैन उधर गाना सुनने के लिए बनाई थी, वो आपने उनको गिरफ्तार करना था। अच्छा बड़ी साहब, आपको खबर है कि इसको आगे कैसे लेके चलेगी? शुरू तो कर दिया उन्होंने। इनको एक तो इमरान खान के कारकुन कम बढ़ते जाएंगे, जेलें कम पड़ जाएगी। दूसरा जो इन्होंने साजिश की है मुबैना तौर पर कि जेलों में इन्हें टॉर्चर किया जाए, इत्तेजाज अहसन साहब ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बता रहा है कि उन्होंने 100 साल भी इलेक्शन नहीं कराने। तो मुझे लग रहा है हुकूमत चाहती है कि इमरान खान आए, बेशक इस मुल्क में कोई तीसरी ताकत आ जाए, वो इमरान खान से इतना खौफजदा है। आज बड़ी साहब, मुझे क्लोजिंग आपके क्विक रिमार्क नहीं, हम इंशाल्लाह कल इस पे हम मजीद बात करेंगे, एक ऑन गोइंग सिलसिला। लेकिन जमहूरी आइन पे ही मुल्क चला लें तो अच्छी बात है। वो आज बात नहीं कर सके मईशत की, जो सबसे बड़ा अहम मसला है और जो सारी इक्वेशंस को दरम बरम करने की सलाहियत रखता है और बड़ा संजीदा मसला है। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।